नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो सभी बच्चे? आई होप कि बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हाँ जी, चलो चालू करते हैं, अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बिना देरी किए हुए, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। क्या है? गुड इवनिंग। ठीक है जी, हाँ जी, इसी प्रकार से आप लगे रहो। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। हमारे इनसे पहले राष्ट्रपति के बारे में मैंने 2 वीडियो आपको बना दिए हैं। अभी जो आज क्लास होने वाली है ये नेक्स्ट क्लास है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो हमारा क्या चल रहा था? राष्ट्रपति जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी बातें की थी। तो राष्ट्रपति के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति के बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं। तो आर्टिकल, भारतीय जो संविधान है उसमें आर्टिकल कितने से कितने में आर्टिकल ये राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? 52 से लेके 78 तक इसके बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। इसके बारे में मैंने कहा था कि ये क्या है? संसदीय व्यवस्थापिका होती है, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्थापिका होती है। पूरी डिटेल से आपको बताई थी। इनके बारे में बाद में हमने बातें की थी कि जो इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, और फिर इसके बाद में आपको एक ट्रिक बताई थी कि पकानी कोका दियो दसम, तो ये याद हो जाएगी। तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक आपको याद हो जाएंगे। तो आपने वो जो पिछले जो वीडियो, हमारे 2 वीडियो नहीं देखे हैं, तो सभी बच्चे जाके पहले क्या करें, उनको भी देखें और साथ में वीडियो को क्या कर दें भैया, लाइक भी कर दें और साथ में शेयर करना ना भूलें। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो चालू करते हैं। हाँ जी, आज हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति जो बनते हैं, अपने चुनाव लड़ने की प्रक्रिया करते हैं, जो उम्मीदवारी करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें कितने व्यक्ति होने चाहिए? 50 व्यक्ति तो लिखित में होने चाहिए और 50 व्यक्ति कैसे होने चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। यानी टोटल मिला के कितने होने चाहिए? 100 सांसद होने ही चाहिए, तभी जाके उम्मीदवारी मिलती है। अब इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि 20 व्यक्ति तो लिखित में होने चाहिए और 20 व्यक्ति कैसे होने चाहिए भैया? अनुमोदन होना चाहिए। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवारी कितने व्यक्तियों की होनी चाहिए? यानी 40 सांसद उसके साथ में होंगे, तभी वो उम्मीदवारी कर सकता है। यहां तक मैंने आपको डिटेल से बात की थी। तो अब हम बात करते हैं इसी के आगे से। तो ये बात यहां तक आप समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि इनको जो जमानत राशि है वो कितनी भरनी पड़ती है। ठीक है जी, हाँ, जमानत राशि के बारे में बात करते हैं। ये लो जी, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि जो जमानत राशि है वो कितनी होती है भाई? बताओ फटाफट। 15,000 रुपये। कितने? 15,000। याद रखिएगा, कितने? 15,000। अब देखो, आपको पता है कि 15,000 रुपये तो कोई भी दे सकता है ना, और फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि आप यदि उम्मीदवार के लिए खड़े होते हैं तो कम से कम राष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए? 100 सांसद आपके साथ हैं, तो ही आप पर्चा भर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी उठा के क्या भर देगा? फॉर्म भर देगा। तो फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, तो क्या मतलब हुआ? तो आप समझ रहे हो मेरी बात? यदि फॉर्म आप भरते हो तो उसके लिए भी आपके पास कितने सांसद की जरूरत होती है? कम से कम 100 सांसदों की जरूरत होती है, जिसमें 50 लिखित में और 50 किसमें होते हैं? अनुमोदन होते हैं। अब जैसे नॉर्मल है, यदि कोई भी नॉर्मल यदि चाहता है, तो देखो हर लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति बने, लेकिन हर आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास सांसद ही नहीं होते हैं। और यदि ऐसा सांसद नहीं होते तो हर कोई व्यक्ति बनता, हर कोई फॉर्म भर देना चाहता, क्योंकि वो इतिहास में उसका नाम होता या नहीं होता, चाहे वो हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसको एक भी वोट नहीं आए, लेकिन इतिहास में तो नाम हो जाता ना उसका कि ये व्यक्ति है, इसने भी क्या किया था, एक बार इतिहास में क्या किया था? चुनाव लड़ा था लेकिन हार गया। तो इतिहास में जो बुक होती है उसमें नाम तो आएगा ही ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आपके पास कितने व्यक्ति होने चाहिए? 100 सांसद आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप क्या मतलब चुनाव है उनकी प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। तो जो जमानत राशि है वो कितने 1000 रुपये की होती है? 15,000 रुपये की।
हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो कितने रुपए की जमानत राशि होती है? तो 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, इसको जो शपथ वाली बात करते हैं। सबसे पहले बात यही करते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है, और शपथ भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के माध्यम से दिलाई जाती है? तो फटाफट मेरे को कमेंट्स कीजिएगा। तो आर्टिकल कितने के माध्यम से? आर्टिकल 60 के माध्यम से क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। हाँ जी, किसको दिलाई जाती है? ये राष्ट्रपति को दिलाई जाती है। वेरी गुड। अब मेरे को आप ये बताओ सब बच्चे कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले आप कमेंट्स करके मेरे को ये बताओ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है? तो कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वेरी गुड। हाँ जी, कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश से उपस्थित नहीं होते हैं, या फिर कोई विदेश में दौरा करने के लिए गए हैं, लेकिन क्या होता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलानी होती है, तो फिर ये नहीं होने के पे कौन दिलाता है? तो उस समय जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है किसके द्वारा? जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसके द्वारा दिलाई जाती है। कब दिलाई जाएगी? जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो कौन दिलाता है? तो उस समय जो शपथ दिलाई जाती है तो वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? वो दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है जी, वेरी गुड। यदि समझ में आ रहा है तो थंब का निशान करके भेजो मेरे को। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं जी, यहां से देखना। अब मैं 3-4 एक बातें हैं वो आपके साथ यहीं पे कर लेता हूं। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये मेरे को बताओ फटाफट। हाँ जी, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत बढ़िया। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। बहुत ही बढ़िया, कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जी। अब मैं पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? हाँ जी, बताओ फटाफट। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? फटाफट बताओ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। बहुत ही बढ़िया बात। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों का नॉर्मल पता है जी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, यहां से एक और बात कर लेते हैं। जो हमारी संसद है उसमें जो सांसद बैठते हैं, तो जो सांसद होते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो सांसद, जितने भी सांसद होते हैं उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन यदि राष्ट्रपति नहीं दिलाता है तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया कोई भी व्यक्ति क्या दिला सकता है? उनको शपथ दिला सकता है। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति क्या दिलाता है? जी हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और उनके द्वारा, या फिर राष्ट्रपति नहीं दिलाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या दिलाई जा सकती है? शपथ दिलाई जा सकती है। वेरी गुड। सांसदों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन नियुक्त किया जाना चाहिए किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो इस प्रकार से आपने इस चीज को सीखा। तो आगे देखो, मैं यहीं से आपको बताना चाहूंगा। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार बात है। हाँ, इस तरह से आप पढ़ते रहो।
हाँ जी, गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखो हम यहीं से, हाँ जी, सबसे पहले तो बात करते हैं जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इन राष्ट्रपति जी के बारे में सबसे पहले यही करते हैं कि राष्ट्रपति की जब वो जमानत राशि है वो कितनी होती है, तो वो होती है भाई 15,000 रुपए। कितने लाडलो? 15,000 रुपए होती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि इनकी शपथ के बारे में। अब जो राष्ट्रपति होता है उनको शपथ कौन से आर्टिकल के माध्यम से जो दिलाई जाती है, तो कौन से आर्टिकल के माध्यम से दिलाई जाएगी, तो उनको संविधान के आर्टिकल 60 के माध्यम से क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन क्या आता है आपके, सुन लो, इस टाइप से आएगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, तो नीचे ए में दे देगा 60 के अनुसार, बी में दे देगा 61 के अनुसार, सी में दे देगा 65 के अनुसार और डी में दे देगा 70 के अनुसार। तो शपथ किसके, कौन से आर्टिकल के माध्यम से, तो आर्टिकल 60 के माध्यम से किसको शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और मुख्य बात ये होती है कि ये जो शपथ दिलाने वाला होता है वो कौन दिलाई जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। शपथ समझ रहे हो ना आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है। और यदि बाई चांस यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होता है किसी कारणवश से, तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उस समय दिलाता कौन है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश क्या दिलाता है, उनको शपथ दिलाता है। याद रखिएगा इन बातों को। अगली बात करते हैं कि यहां से देखो, ये बात कर ली तो इनके साथ लगे हाथों 2-3 बात और कर लेते हैं। तो यहां से हमने देखा, देखो याद रखना, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है तो वो कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। जो उपराष्ट्रपति होता है उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन देता है, तो दिलाता है, ये दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात करते हैं जो हमारे सांसद होते हैं, इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या दिलाई जाती है, उनको शपथ दिलाई जाती है। बोलो ये बात आपको याद हुई या नहीं हुई? यदि समझ में आई है ना तो थंब का निशान करके मेरे को भेजो। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप पढ़ते हो, तो बहुत ही बढ़िया। तो एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है जी, ले लिया होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो बस बढ़िया शानदार तरीके से आप यूं ही पढ़ते रहो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और वीडियो को भैया शेयर कर दिया करो आप, बार बार में थोड़ी कहना पड़ता है आपको, कितने तो समझदार हो आप। और इस वीडियो को लाइक भी ठोका करो आप, ठीक है जी। हाँ जी, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब इसी के बारे में आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति जी के बारे में। तो राष्ट्रपति जी के किसके बारे में बात करते हैं, कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में। वेरी गुड। कार्यकाल यानी कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कौन से आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है, यानी संविधान के, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। वेरी गुड। देखो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, पकानी कोका दियो दसम। वेरी गुड, उसी के माध्यम से। तो ये कौन सा आर्टिकल, वेरी गुड, तो आर्टिकल कौन सा भैया बताओ, 56। किसके, 56 के माध्यम से क्या किया जाता है, इनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। और बात यह आ जाती है कि इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है जी, बताओ फटाफट, कितना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। साथ साथ में ये भी बात है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ये बताई गई है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने, 56 में ये बात कही गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं कि इनका वेतन होता है। हाँ जी, वेतन किसके बारे में बात करते हैं, वेतन के बारे में बात करते हैं। इसके बिना तो भैया कोई काम ही नहीं है, दुनिया में कोई काम ही नहीं है वेतन के बिना। तो काम, वेतन दो और काम करवाओ, सही सी बात है। तो यहाँ बात करते हैं कि वेतन है वो, जो राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है,
तो राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, फटाफट मेरे को अभी बताओ, वर्तमान में राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, कितना लाख रुपए मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है जी। ये साल के नहीं मिलते हैं, 5 लाख रुपए मंथली मिलते हैं। कितने रुपए, 5 लाख रुपए मिलते हैं पर मंथ। कितने, पर मंथ। तो राष्ट्रपति की जो वेतन है वो कितना है, 5 लाख रुपए पर मंथ है जी। बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात ये कर लेते हैं कि भारत जो राष्ट्रपति है उसको वेतन कहाँ से मिलता है। तो भारत के राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है, तो भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से। किससे मिलता है, भारत की संचित निधि से क्या मिलता है, वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। वेतन मिलता है, याद रखिएगा। तो भारत की संचित निधि से क्या मिलता है जी, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। कितने लाख रुपए मिलता है, 5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है जी। और ये संचित निधि का वर्णन आर्टिकल में कितने में किया गया है, 266 में। कितने में, 266 में इसके बारे में बताया गया। बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब बात कर ले कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो भारत की कौन सी अनुसूची के माध्यम से दिया जाता है। तो ये जो वेतन है तो कौन सी अनुसूची, बताओ फटाफट, कौन सी अनुसूची के माध्यम से, अनुसूची 2 के माध्यम से क्या दिया जाता है, वेतन। तो मैंने याद करवाया था कि वेतन क्या दो, 2, तो 2 क्या दो, वेतन 2, तो 2 में क्या हो गया, वेतन हो गया। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, यहां से हम आगे की बात करते हैं कि आपको पता है कि जो 7वां वेतन आयोग लगा है, अभी कौन सा वेतन आयोग चल रहा है, 7वां वेतन आयोग। जो 7वां वेतन आयोग लगा उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, मेरे को बताओ। हाँ फटाफट बताओ, आपको सब बताया हुआ है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी, अशोक कुमार माथुर। बहुत ही बढ़िया। कौन है, अशोक कुमार माथुर। कौन है जी, अशोक कुमार माथुर। तो ये कौन है, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष। तो 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, अगली बात और एक और कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है उस पे टैक्स नहीं लगाया जाता। क्या जी, वेतन पर टैक्स नहीं लिया जाता। जो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उसके ऊपर क्या नहीं लिया जाता है जी, हाँ जी, टैक्स नहीं लिया जाता है, यानी टैक्स फ्री मिलता है। क्या मिलता है उनको, वेतन मिलता है, टैक्स फ्री मिलता है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है उनके वेतन में भी क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। तो वो कटौती कब की जा सकती है, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है उनमें केवल कब से कटौती की जा सकती है, जब वित्तीय आपात लग जाता है। क्या लग जाता है जी, वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात का भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो वित्तीय आपात भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में, 360 में। आर्टिकल कितना, 360। हाँ जी, वेरी गुड। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात यानी आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के माध्यम से कटौती की जा सकती है। की जा सकती है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है जी। हाँ जी, वित्तीय आपात का वर्णन कौन से में किया गया है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। जो राष्ट्रीय आपात लगते हैं वो कितने लगते हैं जी, फटाफट मेरे को बताओ कि राष्ट्रीय आपात कितने होते हैं, 3। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, इस प्रकार देखो, यहां से बात करते हैं
कि जो हमारा जो कार्यकाल है किसके बारे में बात करते हैं, राष्ट्रपति का बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति का चैप्टर चल रहा है तो नॉर्मल सी बात है राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 56 में बताया गया है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। अब बात करते हैं कि जो वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है पर मंथ कितना मिलता है, तो पर मंथ 5 लाख रुपए क्या मिलता है, वेतन के रूप में मिलता है। किसको मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन के रूप में मिलता है। बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है तो वो कौन देता है, तो वो भारत की संचित निधि से क्या मिलता है, वेतन मिलता है। इसका वर्णन किसमें किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है तो वो वेतन है वो कौन सी, जो हमारी जो अनुसूची है, तो अनुसूची कौन सी के माध्यम से दिया जाता है, तो अनुसूची 2 के माध्यम से क्या दिया जाता है जी, वेतन दिया जाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि अभी जो 7वां वेतन आयोग लगा है इसी के माध्यम से लोगों की तनख्वाह अच्छी हुई है। आपको पता है जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बहुत ही अच्छी हो गई है। कौन से वेतन लगने से, 7वां वेतन आयोग लगने से। अब जो 7वां वेतन आयोग लगाया गया तो इसके जो अध्यक्ष थे तो वो कौन है, अशोक कुमार माथुर। याद रखना कि 7वां वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है, तो 7वां वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है तो वो कौन है, अशोक कुमार माथुर। यहां से बात आती है। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो कैसा होता है जी, टैक्स फ्री होता है। कैसा होता है, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। आगे की बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है उसमें कटौती की जा सकती है, लेकिन एक शर्त पे कटौती की जा सकती है। कब की जा सकती है, जब देश में क्या हो जाता है, वित्तीय आपात लग जाता है। क्या लग जाता है, वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो भारत के संविधान में 367 में क्या 360 में क्या बताया गया है, वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। और वित्तीय आपात लगने के वजह से ही भारत के जो राष्ट्रपति है उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। तो वित्तीय आपात का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 360 में। तो कि कौन से आर्टिकल में, 360 में किसका वर्णन किया गया है, वित्तीय आपात का वर्णन किया गया। तो बोलो मेरे को बताओ आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो थंब का निशान करके भेजो। सभी बच्चे जो जितने भी देख रहे हैं ना वो सब मेरे को थंब का निशान करके भेजो। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, तो अब आप क्या करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से भैया आप पढ़ रहे हो और ऐसे ही आप पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा। ये देख लो आप, क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। यूं ही पढ़ते रहो, शानदार तरीके से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। बात करने देते हैं तो थोड़ी बहुत और कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अभी काफी सारा पढ़ा है हमारा चैप्टर। हाँ जी तो यहां से हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति के वेतन के बारे में पढ़ा है। वेतन कितना मिलता है, जो वेतन आयोग, कौन सा वेतन आयोग चालू है, तो 7वां वेतन आयोग है। अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, पर मंथ टैक्स लगता है या नहीं लगता है, कौन सी अनुसूची के माध्यम से दिया जाता है, भारत के कहां से दिया जाता है, ये सब बातें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कि त्याग पत्र के बारे में। भाई अब बनाया है तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा ही ना, तो हटाने की भी प्रक्रिया हम पूरी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, त्यागपत्र करते हैं। त्यागपत्र, जो त्यागपत्र होता है यानी जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र, पहली बात तो यही होती है कि राष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र किसे देता है। वेरी गुड, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, सभी मेरे को बताओ कि राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, वो अपने पद पे से त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र है वो किसको देता है। वेरी गुड, उपराष्ट्रपति। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है भाई बताओ, उपराष्ट्रपति को अपना क्या दे देता है, त्यागपत्र देता है। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, अब बात करते हैं इनके बाद में
तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इनके बाद में क्या कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको हटाया जा सकता है, और किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? महाभियोग से, यानी उनको पद से वंचित किया जा सकता है, यानी महाभियोग। अब ये महाभियोग भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आपको कल की क्लास में भी मैंने बताया था। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? वेरी गुड, आर्टिकल 61 में। आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग के बारे में बताया गया है। और महाभियोग, हाँ जी बहुत बढ़िया, महाभियोग, हाँ जी, महाभियोग से क्या होता है? ये महाभियोग किसके ऊपर लगाया जाता है? तो सुन लो, आप ध्यान से सुना। महाभियोग केवल जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उनके ऊपर ही लगाया जा सकता है जी। यानी राष्ट्रपति है, ये महाभियोग राष्ट्रपति के पद पे ही लगाया जाता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, एक और बात सुनना यहाँ से कि राष्ट्रपति पे तो ये महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन अभी तक क्या हमारे भारत देश में किस व्यक्ति पे जो महाभियोग वो लगाया गया है? तो भारत में आज तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया। तो क्या नहीं लगाया गया? महाभियोग। सुन लो, तो ये जो महाभियोग है, आर्टिकल 61, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। पहली बात तो किसके ऊपर लगाया जाता है? महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। महाभियोग क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए लगाया जाता है। बोलो, याद है ना? दूसरी बात करते हैं कि जो महाभियोग है, इसमें बात करते हैं कि नोट लगा के लिख देता हूं कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। यानी भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पे क्या नहीं लगाया गया? महाभियोग नहीं लगाया गया। याद रखिएगा इस बात को। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, अब एक और बात मैं यहीं से बता देता हूं। यदि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर महाभियोग लगाते हो, तो महाभियोग लगाने से ये जो सूचनाएं देनी होती है, तो वो जो राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, तो उसको कितने दिन पहले दिया जाता है? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, 14 दिन पूर्व है क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति को क्या कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। याद रखिएगा, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना दी जा सकती है। दूसरी बात एक और कि राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगाया जाता है, तो ये संसद के, यानी संसद के कितने पार्ट बताए? लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो जो संसद है उसमें लोकसभा या राज्यसभा है, इनमें किसी में भी लाया जा सकता है। तो महाभियोग संसद में दोनों में से लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। हाँ देखो, महाभियोग लोकसभा व राज्यसभा में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है जी, ये बात तो है, लाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, हाँ जी, 2/3 से पास किया जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से क्या दे देता है? इस्तीफा दे देता है या त्याग पत्र दे देता है। बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, कितना? 2/3 से पास कर दिया जाता है। यदि संसद में यह कितने 2/3 बहुमत से पास होने पर क्या हो जाता है? राष्ट्रपति है वो क्या कर देता है? अपना जो पद से जो पक्ष होता है वो रख सकता है। यानी पहली बात तो ये कर देते हैं, 2/3 से पास होने पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है।
सकता है। ये बात आपको समझ में आई। आगे की बात करते हैं कि राष्ट्रपति पे कितना पास होने पर 2/3 बहुमत से पास होने पर राष्ट्रपति अपना क्या रख सकता है। हाँ जी, गुड इवनिंग। पास हो सकता है, यानी अपना जो पक्ष है वो राष्ट्रपति रख सकता है जी। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, और यदि ये होता है तो इस पे क्या होता है, राष्ट्रपति से अनुमति या हस्ताक्षर लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो राष्ट्रपति, यहां आगे लिख दूं क्या? हाँ जी, इस पर राष्ट्रपति से अनुमति या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर ही लागू हो रहा है, इसलिए इसकी क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, दूसरी बात एक और यहीं से कर लेते हैं। राष्ट्रपति पे केवल एकमात्र काम होने पे ही क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। और वो महाभियोग कब लगाया जा सकता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। कब की जा सकती है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू होती है, अन्यथा नहीं। तो महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया तो जाता है, लेकिन कब लगाया जाता है, जब वह भारतीय संविधान का क्या कर देता है, उल्लंघन करता है, तभी क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। तो याद हुआ यहाँ तक? तो बात करते हैं, देखना है यहाँ से, जो त्यागपत्र होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना क्या देता है, त्यागपत्र देता है। अगली बात करते हैं कि जो महाभियोग है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 61 में किया गया है। याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन आया है। और दूसरी बात होती है, ये महाभियोग है, ये किस पे लगाया जाता है? ये केवल एकमात्र राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं कि भारत के किसी भी व्यक्ति पर, यानी भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। यानी अब तक भारत में किसी भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के पद पे रहा है, उस पे कभी भी क्या नहीं लगाया गया, महाभियोग नहीं लगाया गया। ठीक है जी। और यदि ये लगाया जाता है तो इसकी सूचना 14 दिन पूर्व ही दी जाती है। किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाती है। अगली बात करते हैं कि महाभियोग है, ये लोकसभा और एलएस का मतलब होता है लोकसभा, आरएस का मतलब होता है राज्यसभा, इन दोनों में लाया जा सकता है। और यदि 2/3 बहुमत से ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रख सकता है। जो राष्ट्रपति है वो क्या रख सकता है? अपना पक्ष रख सकता है। इस पर महाभियोग अनुमति दे, ये इस पे क्या होता है, जो महाभियोग होता है, इस पे राष्ट्रपति से अनुमति या हस्ताक्षर लेने की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। कारण क्या है? कारण यही है कि राष्ट्रपति के ऊपर ही चल रहा है, तो इससे क्या अपन कोई अनुमति थोड़ी लेंगे या हस्ताक्षर थोड़ी करवाएंगे। अगली बात होती है, जब राष्ट्रपति पर संविधान, जब राष्ट्रपति क्या होता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तब उस पे क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, अन्यथा नहीं लगाया जाता। बोलो ये समझ में आया ना? समझ में आया तो थंब का निशान भेजो मेरे को फटाफट, तो आगे की क्लास चालू करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, ताकि और भी आपको अच्छी सी क्लास दी जा सके। बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो और इसी टाइप से आप पढ़ते रहो भाई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ले लिया होगा आपने, बहुत ही अच्छी बात है।
तो यहाँ तक तो हमने जो इनके जो बेसिक बातें थी उनके बारे में पढ़ा, और आगे की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम पर एक जो हमारे राष्ट्रपति आज तक जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप क्लास को पूरा वॉच किया करो, ये नहीं है कि आप आ गए चले गए, ऐसा कभी नहीं करना है। क्लास में आए हो तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, और आपको पता है कि काफ़ी सारी एग्जाम्स आने वाली हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप क्या करो, लाइक करो, और साथ साथ में जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो। और जो नए बच्चे इस चैनल पे आए ना भैया, जाने से पहले इसको क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, ताकि जितने भी हमारे जो नए वीडियो आते हैं वो उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।